and welcome guys in today's lecture. Today we are starting class 6 NCERT chapter 8 Ashoka the Emperor who gave up war. We had already completed chapter 1 to 7 that are already listed in our playlist. You can read them also. We had already also provided the link of that playlist in our description box. You can also go there and check them also. इससे पहले हमने क्या है कि चैप्टर 1 से लेकर 7 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप चाहे तो उन सभी चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 अशोका द एम्पेरर हु गिव अप वॉर। ठीक है, अशोक एक बहुत महान सम्राटों में से थे जिन्होंने कुछ समय बाद जो युद्ध है, युद्ध की जो नीति है उसे त्याग दिया। ये जो युद्ध की वो नीति है उन्होंने क्यों त्यागा और क्यों उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया, इसके बारे में ये चैप्टर है हमारा। ये जो पार्ट है हमारा उसको समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, ये जो हमारी लेक्चर वीडियो रहेगी वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी, जिससे कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे इजीली समझ सकें। और इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट में पूछिए। मैं जल्द से जल्द उसे जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं। रोशन्स रूपी। ठीक है, रोशन को कुछ नोट मिले हैं, रुपए मिले हैं। क्यों मिले हैं भाई? रोशन क्लचेस द क्रिस्प नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। ठीक है, रोशन को कुछ नोट मिले हैं उसके ग्रैंडफादर से, उनके दादा से। ठीक है, क्यों मिले हैं भाई? उसकी बर्थडे है तो बर्थडे में गिफ्ट देते हैं ना दादा नाना सब कोई। ठीक है, तो उसको गिफ्ट तो मिला है। वाइल शी बैडली वॉन्टेड टू बाई अ न्यू सीडी। उसको एक बहुत ही नई सीडी खरीदने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। बट सी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फिल द ब्रांड न्यू नोट्स। ठीक है, पर वो जो नई नई जो क्रिस्प नोट मिली है, बहुत ही कड़क सी नोट मिली है, उनको वो देखना चाहती है और खुश होना चाहती है भाई। ठीक है, इट वॉज देन वट इज़ नोटिस दैट द ऑल ऑफ देम आर स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट। ज़्यादातर नोटों के राइट साइड में देखिएगा तो गांधी जी का चित्र होगा और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा लाइन के कुछ सेट हो गए। 3 मुंह वाला जो लाइन होता है ना, उसका एक फिगर होगा, जैसे अशोक स्तंभ में आपने देखा है ना। ठीक है, वो भी देखते होंगे। व्हाट आर द लाइन्स देयर फॉर। ये जो लाइन है ये क्यों है उस हमारे नोट में। ठीक है, उसको बड़ी क्वेरी होती है, उसके मन में ये सवाल उठता है। ठीक है, तो चलिए ये समझते हैं, देखते हैं ये भाई हमारा जो 3 मुंह वाला जो शेर है ये कहाँ से आया है। चलिए, ठीक है। न्यू वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। अच्छा, एक बहुत ही बड़ा जो साम्राज्य है, किंगडम जो है उसे एम्पायर कहते हैं, जिसे साम्राज्य भी हिंदी में कहते हैं। द लाइन दैट वी सी ऑन आवर नोट एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो हम हमारे नोटों में, नोट मतलब जो रुपए वाली नोट होती है ना, पेपर वाली जो नोट होती है उनको नोट कहेंगे। और जो कॉइन्स हैं उनमें भी आपने क्या देखा होगा, ये अशोक स्तंभ वाला शेर देखा होगा, लाइन कैपिटल वाला। ठीक है, इसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। ये कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, किसने बनवाया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। दे वेयर कार्व्ड इन स्टोन्स। ठीक है, ये जो हमारा जो लाइन कैपिटल वाला जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ पे है भाई, किस में है? ये स्टोन के ऊपर उकेरा हुआ है। एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट द सारनाथ। अच्छा, ये जो स्तंभ है ये कहाँ पे है? सारनाथ के बहुत ही ऊंचे पिलर के ऊपर गड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको आप चैप्टर 7 में देखा था आपने। ठीक है, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू द हिस्ट्री। अभी तक के इतिहास का वन ऑफ द सबसे जो ग्रेटेस्ट रूलर मतलब महानतम जो शासकों में से एक हैं, कौन? अशोक महान। ठीक है, एंड ऑन द इंस्क्रिप्शंस वेयर इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर। ठीक है, उनके द्वारा जो पिलर्स के ऊपर, उनके द्वारा जो स्तंभों के ऊपर उनकी जो मैसेजेस छोड़ी गई हैं, उन मैसेजेस से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से अशोक जो है अपने राज्य को चलाते थे और उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। एज वेल एज ऑन रॉक सर्फेसेस। इसके अलावा जो रॉक के सर्फेसेस हैं, रॉक के पिलर्स हैं, उनके ऊपर भी इनकी जो बहुत सारी मैसेजेस हैं, संदेश जो है हमें पढ़ने मिलते हैं। बिफोर वी फाइंड आउट दैट was what was written in these inscription, let us see why these kingdoms were called an empire। ठीक है, ये जो पहले तो हमने छोटे छोटे जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ा था ना, तो ये भाई एम्पायर्स क्यों कहा गया? ये जो बड़े किंगडम्स हैं, बड़े किंगडम्स को एम्पायर क्यों कहते हैं भाई, ये भी थोड़ा पता लगाते हैं। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये जो एम्पायर जिसके ऊपर जिन्होंने सम्राट अशोक ने शासन किया, वो किसके द्वारा बसाया गया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये साम्राज्य बसाया गया था। करीब करीब आज से 2300 साल पहले की बात है ये। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य के जो गुरु थे, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो कौन थे भाई? चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये इनके शिक्षक और गुरु थे और बाद में जाके ये
इनके ये प्रधानमंत्री भी बने, जो इनको अलग अलग पता वाले हर क्षेत्र में इनको सुझाव दिया करते थे, भाई किस तरह से साम्राज्यों को चलाना है, किस तरह से क्या नीतियाँ बनानी हैं। ये सारी जो नीतियाँ बनाते थे, कौन बनाते थे भाई? हमारे चाणक्य गुरु बनाते थे। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय, अच्छा वही बात है, मेनी ऑफ द चाणक्याज आइडियाज वेयर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। चाणक्य के बारे में, चाणक्य की नीतियों के बारे में हम और विस्तार से कहाँ पे जान पाएंगे भाई? अर्थशास्त्र नामक बुक में जान पाएंगे। अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है वो कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई और इसमें उन्होंने ढेर सारी बातें बताई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब डायनेस्टी क्या है? डायनेस्टी मतलब हो जाएगा कि कुल, ठीक है। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड ए डायनेस्टी। जैसे कि मान लीजिए एक ही डायनेस्टी, एक ही कुल के जो राजा हुए, राजा का पुत्र राजा बना, उसका पुत्र फिर राजा बन गया, तो एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि एक ही कुल के जो लोग हैं वो एक के बाद राजा बन रहे हैं, तो इसको एक डायनेस्टी या कुल भी कह सकते हैं। द मौर्य वेयर अ डायनेस्टी विद द 3 इंपॉर्टेंट रूलर। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण रूलर्स हुए या राजा हुए जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को बहुत ही विस्तार उन्होंने प्रदान किया। कौन कौन हुए भाई? चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उसका बेटा जो हुआ बिंदुसार हुआ, और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ भाई? अशोक। इन तीनों ने क्या है कि जो मौर्य साम्राज्य को बहुत दिशाओं में, इधर उधर की दिशाओं में बहुत ज़्यादा फैलाया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देर वेर सेवरल सिटीज़ इन एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स इन द मैप। ये जो हम छोटी सी मैप देखेंगे ना नीचे में, इसमें हम बहुत सारी सिटीज़ देखेंगे जो कि ये जो साम्राज्य की इंपॉर्टेंट सिटीज़ हुआ करती थी। दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र। इसमें जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, जो मौर्य साम्राज्य का जो कैपिटल बना पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वो भी है। तक्षशिला भी है, साथ में उज्जैन है। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए ये जो एक तरह से गेटवे कह सकते हैं, कि एक तरह से द्वार भी कह सकते हैं। तक्षशिला से होके ही हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा सकते थे, नॉर्थ वेस्ट दिशा की तरफ जा सकते थे। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, मध्य भारत में भी, मध्य एशिया में भी हम जो एक तरह से कह सकते हैं, इसको आने का एक रास्ता बोल सकते हैं या जाने का रास्ता बोल सकते हैं। उसी तरह से उज्जैन लेज इन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसी तरह से उज्जैन जो हमारा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने का एक रास्ता पर है, या बोल सकते हैं कि उसके मार्ग में पड़ता है। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़। ज़्यादातर इन शहरों में कौन कौन लोग रहते थे? ज़्यादातर जो व्यापारी वर्ग हैं, ज़्यादातर जो ऑफिसल्स है, ऑफिसल्स में जो अलग अलग कार्य करते हैं, जो अलग अलग विषयों का काम करते हैं, इसके के साथ अलग अलग तरह के काम करने वाले, जैसे कि लकड़ियों का काम, जैसे कि लोहे का काम, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग सिटीज़ में रहते हैं। ठीक है, इन अदर एरियाज देयर वेर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। इसके अलावा जो और सारे गांव हैं वहाँ पे किन के घर हैं भाई? ज़्यादातर फार्मर्स के, ज़्यादातर हर्डर्स के। फार्मर्स में तो जानते ही हैं, किसान, और हर्डर्स मतलब जो चरवाहे हैं, उन लोगों के घर हैं। In some areas, such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. इसके अलावा जो दूसरा जो हमारा सेंट्रल मध्य भारत है, वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया है, मतलब कि वहाँ जंगली क्षेत्र है, और वहाँ पे कौन रहते हैं? जो जंगल में रहने वाले लोग रहते हैं, हंटर गैदरर्स लोग रहते हैं, और ये क्या करते हैं? फूड या जो भी जंगल में पाई जाने वाली चीज़ें इकट्ठा करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक इन different languages. They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. इसी के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि अशोक साम्राज्य जो है, या मौर्य साम्राज्य बोलेंगे, वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि बहुत तरह तरह के डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट भाषा बोलने वाले लोग, डिफरेंट जातियों के लोग, ठीक है, डिफरेंट कस्टम्स को, रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते थे। ठीक है, और इनके खाने पीने की आदतें भी बहुत ज़्यादा जुदा थी। ठीक है ना, इस जो मैप में हम देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य का फैलाव को देखिए। ठीक है, ये करीब करीब आपका जो आज का पाकिस्तान है, आज का जो अफगानिस्तान है, वहाँ से फैला हुआ है आपका नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक भी फैला हुआ है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो सेंटर्स हैं जहाँ पे सारी काम होते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए भाई, एक तो तक्षशिला है जो आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ पे देखिए मैप में। दूसरा जो है हमारा पाटलिपुत्र है, जो आज का पटना बिहार है ना, यहाँ पे देखिए छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट है पाटलिपुत्र का। और साथ ही साथ आज का जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे देखिए उज्जैन है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के। इसके अलावा भी जो रेड डॉट से दिखाया गया है, ये हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, प्रिंसिपल सिटीज़ हैं, वो भी दिखाया गया है। ठीक है, इन सभी सिटीज़ को आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपके मैप पॉइंटिंग के समय बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
हाँ, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। अच्छा, एम्पायर जो साम्राज्य है और किंगडम जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें क्या अंतर है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, इसको हम देख लेते हैं। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्जर दैन किंगडम। एम्पायर्स को जो है जो सम्राट हैं, सम्राट को राजाओं से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, मतलब ज़्यादा धन दौलत की ज़रूरत है, क्योंकि उनको उनका जो साम्राज्य है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ऐसे में इनको अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेना रखनी पड़ेगी और भी बहुत सारे खर्चे हैं। इन सभी खर्चों को मेंटेन करने के लिए इनको ज़्यादा कर देना पड़ेगा, कर लगाना पड़ेगा लोगों के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंस है थोड़ा किंगडम और जो एम्पायर है उसमें। सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु कलेक्टेड टैक्स। इसीलिए इतने बड़े साम्राज्य को पूरी तरह से सही तरीके से मेंटेन करने के लिए इनको बहुत सारे ऑफिसर्स मतलब कि जो कार्य करने के लिए कर्मचारी भी चाहिए जो कि इनके लिए टैक्स को कलेक्ट करें, कर को जमा करें, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस है, इनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अच्छा, रूलिंग ऑफ एम्पायर, जो इतने बड़े साम्राज्य में गवर्नमेंट कैसे चलता था, रूल कैसे करते थे यहाँ के सम्राट। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वेयर रूल डिफरेंटली। इतना बड़ा जो साम्राज्य है तो इतना बड़ा साम्राज्य अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। कैसे रूल करते थे देखते हैं। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। ठीक है, जो पाटलिपुत्र के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे एम्परर का, सम्राट का पूरी तरह से सीधा कंट्रोल हुआ करता था। दिस मीन्स दैट ऑफिशियल्स वेर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डरर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों से जहाँ पे किसान रहते हैं, चरवाहे रहते हैं और क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, व्यापारी रहते हैं, इन सभी से कर वसूलने के लिए बहुत सारे कर्मचारी नियुक्त किए हुए रहते थे जो कि आसपास के क्षेत्रों से कर वसूल करके लाते थे इन लोगों से। ठीक है, ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबे द रूलर्स ऑर्डर। ठीक है, बहुत सारे जो ऑफिसर्स है, जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को पनिशमेंट भी देते थे जो कि रूलर मतलब कि सम्राट के बातों को नहीं मानते थे। ठीक है, मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वेयर गिवन सैलरीज। ज़्यादातर जो कर्मचारियों को सैलरी दी जाती थी, सैलरी मीन्स कुछ तो मेहनताना या भत्ता दिया जाता था। एक तरह से आप जॉब करते तो सैलरी मिलती है ना, उसी तरह से इन ऑफिसर्स को भी सैलरी मिलती थी। मैसेंजर्स वेयर वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। ठीक है, इसी तरह जो मैसेंजर्स है, मैसेंजर्स मतलब दूत, एक जगह से दूसरे जगह संदेश को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे। इसके साथ ही साथ बहुत सारी जो स्पाइस भी होते थे। स्पाइस मतलब वो होते हैं जो जासूस। ठीक है, जासूस क्या करते हैं, जो ऑफिसर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है या वो अपने काम में बेईमानी कर रहा है तो इसकी भी जानकारी किसको देते थे, वो एम्पायर को देते थे, मतलब सम्राट को देते थे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। और जो सम्राट हैं इन सभी बातों पर पूरी पैनी निगाह रखते थे कि सही भी लोग जो हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए अपने परिवार के ही सदस्य और साथ ही साथ बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स की भी हेल्प लिया करते थे जिससे कि ये काम करने में उनको सुविधा हो। ठीक है, देयर वेयर अदर एरियाज और प्रोविंसेस। इसके अलावा भी, पाटलिपुत्र के अलावा भी देखा ना अपने मौर्य साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ईच ऑफ दीज वेर रूल्ड बाय अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। इसी के साथ साथ जो दूसरे एरियाज है, दूसरे जो प्रोविंस हैं, उनको राज्य करने के लिए तक्षशिला और उज्जैन का सहारा लिया जाता था। एक तो इंपॉर्टेंट जो सेंटर है वो तक्षशिला है, दूसरा उज्जैन और तीसरा पाटलिपुत्र है, हमने पढ़ा ही। ऑल्दो देयर वर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा। इसके अलावा पाटलिपुत्र से ही ज़्यादातर कंट्रोल हुआ करता था, मतलब उज्जैन और तक्षशिला में जो लोग बैठे थे वो पाटलिपुत्र के सम्राट का ही बात सुनते थे। एंड रॉयल प्रिंसेस वेयर ऑफन सेंट एज अ गवर्नर। और ज़्यादातर जो रॉयल प्रिंस होते थे, मतलब कि जो सम्राट के पुत्र होते थे, ठीक है, उन्हीं को दूसरे तक्षशिला और उज्जैन में भेजा जाता था कि वो किसी तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से वो चलाए, और उनको गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। और लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स वेर प्रोबेबली फॉलोड। अच्छा, वो वहाँ पे जैसे कि तक्षशिला और पाटलिपुत्र में जो वहाँ की लोकल कस्टम्स है, मतलब लोकल जो रीति रिवाज है, उनको ही वहीं पर फॉलो किया जाता था। या ये नहीं कि भाई पाटलिपुत्र के कल्चर को, कस्टम्स को हम वहाँ पे जाकर फॉलो करेंगे, नहीं। ठीक है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल कल्चर है, उसको फॉलो करके वहाँ पे वो गवर्नमेंट चलाते थे।
ठीक है, आगे चलते देखिए, बिसाइड देयर वेयर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स वेयर द मौर्यन ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वेर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वेर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। इसके अलावा भी तक्षशिला और जो उज्जैन के अलावा भी मौर्य क्या करते थे, यहाँ तक तक्षशिला और उज्जैन जाने के जो आने जाने की जो रास्ते हैं या जो नदियाँ हैं उनके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था, मतलब अधिकार हुआ करता था, ताकि ये कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी इंपॉर्टेंट जो काम है वो बिना रुके कर सके, और जो भी टैक्सेस कलेक्ट हो, जो भी उनको चीज़ें यहाँ से कलेक्ट होकर मिलेंगी वो पाटलिपुत्र तक पहुँचा सके। ठीक है ना। एक उदाहरण के तौर पे द अर्थशास्त्र टेल अस व्हाट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट्स। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो हिस्सा है हमारे देश का वो किसके लिए इंपॉर्टेंट था, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, ब्लैंकेट्स के लिए। ब्लैंकेट्स जानते हैं ना, कंबलों के लिए। और उसी तरह साउथ इंडिया जो है हमारा, जो दक्षिण भारत है, वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, सोने के लिए और प्रीसियस स्टोन, मतलब जो महंगे महंगे बहुत स्टोन होते हैं ना, मानिक होता है, नीलम होता है, इसी तरह के बहुत सारे स्टोन्स पाए जाते थे साउथ इंडिया में। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ए ट्रिब्यूट। ये पॉसिबल है या ये माना जा सकता है कि ये जो रिसोर्सेस है, ये जो संपत्ति इन्हें मिलती है, एक ट्रिब्यूट के तौर पे, एक तरह से लोग इनको मतलब कि राजा को, सम्राट को देते थे, ठीक है, अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं, देखिए। अच्छा, ट्रिब्यूट यहाँ पे क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अनलाइक टैक्सेस which were collected on a regular basis, tributes were collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। ठीक है, जैसे कि टैक्सेस तो आपको रेगुलरली जमा करना ही पड़ता है, जो ट्रिब्यूट है वो आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा दे सकते हैं, जब भी आपको देने की इच्छा हो, सम्राट को कोई चीज़ गिफ्ट देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। तो ये एक तरह की ट्रिब्यूट हुई। ठीक है, देयर वेर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, इसके अलावा जंगली क्षेत्र भी बहुत सारा है। पीपल लिविंग इन दीज वे एरियाज वेयर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे कहीं कहीं तो लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, मतलब उनकी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है, पर कुछ कुछ जो फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पे थोड़ी बहुत स्वतंत्रता कम है, मतलब इनके ऊपर जो है सम्राट का थोड़ा शासन जो है वो थोड़ा कड़ा था। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, अच्छा ये उनसे मतलब एक तरह से फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें होंगी वो आप सम्राट तक पहुंचाएंगे थोड़ी बहुत, जैसे कि जो जंगल के हाथी हैं, जो लकड़ी है, यहाँ जो मधु है, वैक्स मतलब मोम जानते हैं ना, ये मौर्यन ऑफिसर्स कलेक्ट करके एम्पायर तक पहुंचाते थे। द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी, अच्छा एम्पायर और कैपिटल सिटी के बारे में, मतलब कि सम्राट के बारे में और जो सिटी के बारे में जो मेगास्थनीज हैं वो क्या लिखते हैं। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम सेल्यूकस निकेटर, मतलब सेल्यूकस निकेटर नाम का ग्रीस का एक क्या था, रूलर हुआ करता था। उसने अपने एक दूत को, ठीक है, अपना एक दूत को चंद्रगुप्त के पास भेजा, एक स्पेशल जेस्चर के लिए, एक अच्छी दोस्ती के लिए उन्होंने भेजा। ठीक है ना। तो जब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के पास आए तो मेगास्थनीज ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम इंडिका रखा गया, और उसमें वो उसने क्या क्या चीज़ें लिखी, क्या क्या बातें बताई, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। द ओकेजन ऑन विच द एम्पेयर अपीयर इन पब्लिक वॉज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रैंड रॉयल प्रोसेसन, मतलब जब भी सम्राट आम लोगों की, जनता के सामने आता था तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्या निकलता था, जुलूस निकलता था। ठीक है, ही वॉज कैरिड इन अ गोल्डन प्लैंक, ठीक है, उनको जो है एक सोने के पालकी में बैठा के लेके जाए जाते थे। His guards ride elephants decorated with gold and silver, उनके जो गार्ड्स होते थे, जो सैनिक होते थे, जो राजा की रक्षा करते थे, सम्राट की रक्षा करते थे, वो किसके ऊपर जाया करते थे? हाथी के ऊपर सवार होकर जाया करते थे, और हाथी को किससे सजाया जाता था? सोने और चांदी से सजाया जाता था। ठीक है, सम ऑफ द गार्ड्स कैरीड ट्रीज on which live birds including a flock of trained parrots circle around the head of emperor। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे गार्ड्स भी थे जिनके पास क्या थे, कुछ कुछ पेड़ पौधे हुआ करते थे। इन पेड़ पौधों में क्या होते थे, जो अच्छे से ट्रेनिंग दी हुई जो पैरट्स होते हैं ना, तोते थे। ठीक है, और इनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई ये जो सम्राट है उसके सिर के चारों ओर मंडराते रहते थे। ठीक है, द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्मी आर्म्ड वुमेन्स, इसी के साथ साथ जो सम्राट है उनके आसपास जो है
स्त्री जो होती हैं, बहुत सारी स्त्रियां, जो सैनिक स्त्रियां जो हैं, वो उनके चारों ओर घेरा घेरा करके रहती थी। ही इज़ अफ्रेड दैट सम वन मे ट्राई टू किल हिम, क्योंकि उन्हें ये डर था कि उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे, कोई उनकी मारने की चेष्टा ना करे। ठीक है, इसीलिए इनकी जो रक्षा के लिए ये सैनिक हुआ करते थे, स्त्री सैनिक होते थे। ही वॉज स्पेशल सर्वेंट टू ही हैज़ ए स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही एट। ठीक है, इसी के साथ साथ सम्राट खाने से पहले उनका जो भोजन है, एक जो नौकर है वो चक्कर उसको देखता था, ताकि इस भोजन में कोई नशीली चीज़ या कोई जहर तो नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ही नेवर स्लिप्स इन अ सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। इसी के साथ साथ एक बेडरूम में, एक शयन कक्ष में वो 1-2 दिन से ज़्यादा वो सोया नहीं करते थे। ठीक है, तो इस तरह से उनकी रक्षा की जाती थी। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, और साथ ही साथ आज के जो पाटलिपुत्र, जो आज का जो पटना है, वो किस तरह का हुआ करता था, आज से 2300 साल 2400 साल पहले की बात है, इसके बारे में समझते हैं। दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। जो हमारे मगस्थनीज हैं वो क्या लिखते हैं कि ये जो पाटलिपुत्र शहर है, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर शहर है। इट वॉज सराउंडेड बाई मैसिव वॉल्स, और इसके चारों ओर क्या है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है। इट हैज़ 570 टावर्स, इसी के साथ साथ इसके चारों ओर 570 ऊंचे ऊंचे खंबे बने हुए हैं, 64 गेट बने हुए हैं। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। इसी के साथ साथ इनके आसपास जो घर हैं, वो बिल्डिंग्स कितने ऊंचे ऊंचे हैं, करीब करीब 2 और 3 माले वाली बिल्डिंग्स बनी हुई है। और ये किससे बने हुए हैं, वुड से बना हुआ है, और मड ब्रिक मतलब जो आपका कह सकते हैं ईंट होता है ना, उससे बना हुआ घर है। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड। ठीक है, जो किंग का, सम्राट का जो घर है, वो किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, मतलब लकड़ी का बना हुआ है। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन क्रेविंग्स, और इसमें किसके, स्टोन के पत्थरों की नक्काशियाँ की गई है। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और इसके आसपास जो है गार्डन्स बने हुए हैं, और जहाँ पे पक्षियों को रखने का जगह है, ये भी सारी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है, तो कितनी सारी जानकारी हमें मिल गई ना। इसी तरह से जो किताबें हैं, प्राचीन किताबों से हमें पुरानी बातों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अशोका या अ यूनिक रूलर, अशोक महान जो थे, एक बहुत ही अलग किस्म के रूलर थे, बहुत ही अलग किस्म के सम्राट थे। ये क्यों ऐसा कहा गया, ये थोड़ा समझते हैं। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। जो सबसे महत्वपूर्ण या महानतम रूलर हुए मौर्य वंश के, वो कौन हुए भाई, अशोक हुए। ही वॉज फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेजेस टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वो पहला ऐसा सम्राट हुआ जिसने अपने जो भी बातें हैं, अपनी जो भी संदेश है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों में अपने संदेश को खुदवा के लिख दी जाती थी, और इन्हें आने जाने वाले जो इंपॉर्टेंट रास्ते होते हैं उनमें ये लगा दिया जाता था, जैसे कि जो भी आने जाने वाले यात्री हैं, इसको पढ़ के राजा के, सम्राट के संदेश को समझ सके, पढ़ सकें। ठीक है, उनको भी इसके बारे में पता चले। मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृत। ज़्यादातर जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, वो कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा में। प्राकृत मतलब वो भाषा जो कि सभी के द्वारा बोली या समझी जाती थी। एंड वेयर रिटन इन अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और इसे किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है भाई, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, अशोकार वाज इन कलिंग। ठीक है, अशोक महान ने एक बहुत ही भयानक और युद्ध लड़ा, जिसका नाम कलिंग का युद्ध भी है। कलिंग आज के उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे उन्होंने युद्ध किया था। और क्या हुआ था देखिए, कलिंग इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, मतलब जो तटीय उड़ीसा है ना, उसका नाम आज का कलिंग हुआ करता था। अशोक फॉट अ वॉर टू कंक्वायर कलिंग। अशोक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी कलिंग को जीतने के लिए। हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड, पर इस युद्ध के पास वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। क्यों घबरा गया भाई, व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। ठीक है, जब उसने ये वार पे इतनी ज़्यादा क्रूरता और इतना ज़्यादा ब्लडशेड देखा, ब्लडशेड मतलब इतनी ज़्यादा लोगों की मृत्यु देखी, इतने ज़्यादा लोगों की बच्चे अनाथ हो गए, इतनी ज़्यादा जो औरतें हैं वो विधवा हो गई, इतने माँओं के बच्चे का देहांत हो गया, तब वो बहुत ज़्यादा हिल गए, जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और उन्होंने ये निश्चय किया कि आज के बाद मैं किसी भी तरह का कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार। ठीक है, अशोक ही एक ऐसा राजा बने जिसने कोई जीत के बाद किसी भी तरह का वॉर लड़ने से, किसी भी तरह के युद्ध लड़ने से पूरी तरह से मना कर दिया। ठीक है, अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत इंस्क्रिप्शन के जरिए हम थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन का तथ्य जो है वो दिया हुआ है, पढ़ के देखते हैं। देखिए, दिस इज़ वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। अशोका ने अपने एक इंस्क्रिप्शन में क्या कहा है देखिए, 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग अ किंग आई कॉन्क्वर्ड कलिंगा। 8 साल बीत चुके हैं और आज जाके मैंने कलिंग पर विजय पाई है। अबाउट अ लैक एंड अ हाफ पीपल वेयर कैप्चर्ड, मतलब 1 या 1.5 लाख लोगों को मैंने बंदी बनाया है। और मोर देन अ लेक
पीपल और पीपल वेयर किल्ड, और इसी तरह से 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, मतलब मारे गए हैं। दिस वॉज फिल्ड मी विथ सॉरो, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। क्यों दुख हुआ है? वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज़ कंक्वायर्ड, जब किसी भी लैंड जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भूमि पर आप जब कब्जा करते हैं, तब बहुत सारे लाखों लोगों की मृत्यु होती है, और इसी तरह से लाखों लोगों को बंदी बना लिया जाता है, जिसमें कि ब्राह्मण भी हैं, बहुत सारे साधु सन्यासी भी हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। उनकी क्या गलती है? ठीक है। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर सेल्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। इस तरह के युद्ध में आपका परिचित अपरिचित हर कोई इसमें मारा जाता है, चाहे आपका दोस्त हो, आपका स्लेव हो, स्लेव मतलब कि आपका नौकर हो, आपका सर्वेंट हो, या कोई भी आपका प्यार कर जिससे भी प्यार करते हैं वो सारे लोग मारे जाते हैं। दिस इज़ वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, और इसीलिए मैं धम्म का पालन करने के बारे में सोच रहा हूँ। एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल, और इसी के साथ साथ मैं लोगों को भी और दूसरों को भी धम्म के बारे में शिक्षा दूंगा, उनको समझाऊंगा कि भाई युद्ध करके कोई फ़ायदा नहीं है, युद्ध से कोई आने जाने वाला नहीं है। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर देन कॉन्क्वायरिंग देम थ्रू फोर्स। ठीक है, मतलब धम्म के ज़रिए लोगों को जीतना बहुत ही आसान है या अच्छा है, या कि उनके साथ युद्ध करके। युद्ध से क्या होता है? हमेशा नुकसान ही होता है, चाहे अपना हो या दूसरे का हो। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, इसीलिए मैं ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाई धम्म का पालन करें और युद्ध ना लड़ें। सो दैट्स माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, जिससे कि मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी भी युद्ध के बारे में ना सोचें। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। इंस्टीड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म, और इसी तरह से वो ये सोचे कि भाई धम्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। धम्म इज़ अ प्राकृत वर्ड फॉर अ संस्कृत टर्म धर्म। ठीक है, धर्म को ही प्राकृत में धम्म के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट वाज अशोका धम्म? ठीक है, अशोका के जो धम्म है उसको वो क्या है धम्म के बारे में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व्स वर्शिप ऑफ अ गॉड। ऐसा अशोक जो है जो धम्म के बारे में कहते हैं उसमें किसी भी ईश्वर या देवी देवता का पूजा पाठ नहीं है। एक्चुअली धम्म है क्या? और परफॉर्मेंस और सेक्रीफाइस, किसी तरह का आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, जिस तरह से एक पिता जो है अपने बच्चों को शिक्षा देता है ना, उसी तरह से अशोक को ये आभास हुआ कि उसका ये दायित्व है कि वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, अपने जो शिष्य है, अपनी जो जनता है, उनको ये धम्म की शिक्षा दे। ही वॉज इंस्पायर्ड। अच्छा, और वो जो बुद्ध के जो टीचिंग्स है, बुद्ध के जो भी शिक्षा है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन थे? अशोक जो है। देयर वेर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, इसके साथ ही जो बहुत तरह के जो समस्याएं हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा ग्रसित थे। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, उसके जो एम्पायर में, उसके जो साम्राज्य में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के धर्मों का पालन किया करते थे। एंड दिस समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसी के वजह से बहुत सारे वाद विवाद भी होते थे, उनमें झगड़ा भी होते थे। एनिमल्स वेयर सेक्रीफाइस, और बहुत सारे जानवरों का बलि भी दिया जाता था धर्म के नाम पे। ठीक है। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड, मतलब जो कह सकते हैं मजदूरों का के साथ बहुत ही ख़राब व्यवहार होता था। ठीक है, उनके जो सर्वेंट्स हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके साथ बहुत ख़राब व्यवहार करते थे। बिसाइड देयर वेर क्वारल्स इन फैमिलीज़, और फैमिलीज़ एंड अमोंग नेबर, इसी के साथ साथ परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी बहुत सारा झगड़ा हुआ करता है। ठीक है, अशोका फेल्ट इट वॉज हीज़ ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अशोका को ऐसा आभास हुआ कि उसकी एक ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सभी तरह के जो प्रॉब्लम्स है, इसी सभी तरह के जो समस्याएं हैं उनका पूरी तरह से निपटारा कर सके। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्म महामात्य हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। ठीक है, इसीलिए उन्हें धम्म महामात्य नाम के एक ऑफिसर की नियुक्ति की, जो एक जगह से दूसरे जगह जाके लोगों को धम्म के बारे में शिक्षा दे, लोगों को अच्छा आचरण करने की शिक्षा दे। ठीक है, इसी के साथ साथ अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इसी के साथ साथ अशोका ने अपने जो भी विचार हैं, जो भी संदेश हैं, उनको पिलरों में खुदवाया। पिलर मतलब जो स्तंभ है उन पे खुदवाया, पत्थरों में खुदवाया, और उसको जगह जगह उसको लगवा दिया, जिससे कि आने जाने वाले जो भी यात्री हैं, लोग हैं, उनके मैसेजेस को, उनके संदेश को पढ़ सकें, और इस तरह से उनके जो बातें हैं वो दूर दराज की जगहों तक पहुँच जाए। ठीक है ना।
इस तरह से ये सारी बातें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर लैंड सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। इसी के साथ साथ अशोका ने धम्म के मैसेजेस को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए भी, स्प्रेड करने के लिए भी अपने बहुत सारे मैसेंजर्स, दूत जो हैं, सीरिया, आज का जो सीरिया है, इजिप्ट जो है, ग्रीस, श्रीलंका है, यहाँ तक उन्होंने भेजा। ठीक है, ही बिल्ड रोड्स, इसके साथ ही साथ उन्होंने अच्छी रोड्स बनवाई, रास्ते बनवाए, जो कुएं हैं वो खुदवाए, रेस्ट रूम्स बनवाए, रेस्ट रूम मतलब ठहरने के लिए जो जगह है वो बनवाए। ठीक है, इसी के साथ साथ वो मेडिकल ट्रीटमेंट, जो लोगों के लिए, जानवरों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकें, हॉस्पिटल्स बनवाएं। ठीक है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकें। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोका का क्या संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो अशोका को मानते हैं। ठीक है, पीपल परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, when their children get married, when children were born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. अशोका का ये मानना था, कहना था कि हम हर तरीके, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते हैं। जब किसी का जन्म हो, जब किसी की मृत्यु हो, जब किसी की शादी हो, जब किसी के बच्चे जन्म ले, ठीक है, या कहीं पर हम जर्नी के लिए, कहीं पर हम किसी भी यात्रा में निकले, तब भी हम कोई ना कोई अनुष्ठान करते हैं। तो ये सारे अनुष्ठान क्या है, यूजलेस है, मतलब इसका कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा। पर इसके अलावा अगर पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दीज वुड बी मोर फ्रूटफुल। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, इसके अलावा हम दूसरी काम कर सकते हैं जो कि हमको लाभकारी हो। क्या है वो? कि बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, कि आपके जो भी मजदूर हैं, आपके जो भी स्लेव्स हैं, मतलब आपने जो भी दास रखे हुए हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ, आपका कहा मानेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। दूसरे, अपने से जो बड़ों हैं उनका रेस्पेक्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपेंशन, ठीक है, हर एक जीव जंतु को दया भाव रखिए, उनके प्रति दया भाव रखिए। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, इसी के साथ साथ साधु सन्यासियों को कुछ ना कुछ दान दीजिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर्स, ठीक है, अपने धर्म को अच्छा कहना और दूसरे के धर्म को बुरा कहना ये बहुत गलत है। ठीक है, ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन, हर किसी को दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट देना चाहिए, दूसरे के धर्म को सम्मान देना चाहिए। इफ़ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अदर वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन, मतलब अगर हम किसी के रिलीजन को बुरा भला कहते हैं, किसी के धर्म को बुरा भला कहते हैं और अपने धर्म को अच्छा कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम अपने ही धर्म कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसा कर रहे हैं कि भाई तो दूसरा इंसान हमारे धर्म के बारे में क्या सोचेगा कि भाई ये तो इंसान ऐसा ही है, सबके बारे में बुरा कहता है ना। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट, इसीलिए हमको दूसरे धर्मों में जो भी अच्छी बातें हैं उनको समझना चाहिए और बुरी बातों को दरकिनार करना चाहिए, दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तभी तो जाके हमको सम्मान मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो अक्षर हैं जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही बहुत सारी ऐसी लिपियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे भाषाएँ हैं जो कि बाद में बनी हैं। जैसे कि हिंदी हमारी देवनागरी जो लिपि है, ब्राह्मी के त्र से कितना अ जो है मिलता है, जो बांग्ला का जो अ है, मलयालम का जो अ है, या तमिल का जो लेटर्स हैं, इन सभी जो भाषाएं हैं इनकी जो स्क्रिप्ट है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिलती जुलती सी आपको नजर आएंगी। इनको आप देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एल्सवेयर, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन रूलर अबाउट 2400 ईयर्स एगो, आज से करीब करीब 2400 वर्ष पूर्व की बात है। चाइना में क्या हुआ, ग्रेट वॉल बनाया गया था। आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नाम सुना है ना, उसी की यहाँ पे चित्र दी गई है, देखिए। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर, इस जो इतने बड़ी दीवार को इसीलिए बनाया गया ताकि हमारे देश के नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय का पर्वत है ना, और उससे आप आगे चले जाएंगे तो आप चाइना के जो साउदर्न हिस्सा में चले जाएंगे, तो ये अपने नॉर्थर्न फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इन्होंने इतनी ऊंची दीवार बनाई थी। एडिशनल टू द वॉल देयर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, ठीक है, करीब करीब ये 2000 सालों तक ये जो दीवार है ये बनती रही, क्योंकि जो एम्पायर की जो दीवार, एम्पायर का जो क्षेत्र है वो कहीं बढ़ते घटते रहा, इसीलिए इसको बनाने में बहुत सारा वर्ष लग गए। द वॉल इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर्स लॉन्ग, ये जो चाइना की दीवार की ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये करीब करीब 6400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और द वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक, और इसको किससे बनाया गया है, पत्थरों से और ईंट से बनाया गया है।
सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, इसमें हज़ारों लाखों लोगों ने इस वॉल को बनाने में काम किया। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग, इसी के साथ साथ कुछ कुछ दूरी में वॉच टावर्स है। वॉच टावर्स मीन्स ऊंची ऊंची मीनार है जहाँ से लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, संदेशा दे सकते हैं, और जो उनकी जो बातें हैं कि सब चीज़ ठीक है नहीं है, ये सारी बातें भी वो कह सकते हैं। ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर, मतलब 100 से 200 मीटर की दूरी में वॉच टावर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र है इसको आप देख लीजिए, ये आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जो चित्र है इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद तो आपका चैप्टर खत्म है। इसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और कुछ क्वेश्चंस दिए हो गए हैं जो एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप सॉल्व कर लेना। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट में बताइए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ज़रूर क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ मैप्स दिए हुए हैं, इन मैप्स को आप देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 9 हो जाएगा, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन जो है चैप्टर 9, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।